कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से उमंग में एकदम नए जोश में आकर के आप लोग बिल्कुल समान ज्ञान के यानी समान विज्ञान का बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे यानी बिहार एसएससी का। चलिए आज हम बिहार एसएससी का एक नया टॉपिक यानी कि नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो समान विज्ञान से यानी साइंस से है। और ये बिल्कुल टॉप आपका 25 क्वेश्चन यानी कल का जो 20 क्वेश्चन था वो बिल्कुल बहुत ही बम्पर गया, जिसकी वजह से आज 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और बहुत ही एकदम अच्छे अच्छे टॉप टॉप क्वेश्चन आपका सामने उपस्थित किए हैं, जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिल्कुल क्लियर और आप लोग बहुत ही अच्छे से इसका रिवीजन कर पाएंगे, है ना। ये इंटर लेवल जो 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये आपका है। अगर क्लियर करते चलें तो आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें सबसे पहला नंबर अगर क्वेश्चन देखिए तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जिसमें कहता है कि एक सामान्य शुष्क सेल जो होता है विद्युत अपघट्य होता है। अब बताइए एक सामान्य शुष्क सेल जो विद्युत अपघट्य होता है इसमें से कौन है जो विद्युत अपघट्य होते हैं? जो जस्ता है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, अमोनिया क्लोराइड होंगे या मैग्नीज और डाइऑक्साइड होगा। बताइए सामान्य शुष्क सेल के विद्युत अपघट्य इसमें से कौन हो जाएंगे, यानी कि इसका जवाब आपको बहुत चाहिए, है ना। तो ये कौन सा जवाब इसका है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएंगे ए नंबर आपका, सॉरी ये आपका जो सी नंबर है ये आपका सी नंबर अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमोनिया क्लोराइड, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। तो बिल्कुल सी नंबर को लॉक लगाते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है ये आपका बहुत ही जबरदस्त आपको कहता है। ये आप लोग जानते भी होंगे कि ये डायनेमो के बारे में है ना, कि डायनेमो है वो क्या करता है, किस लिए हम लोग यूज करते हैं। ये वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है या यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल परिवर्तित करता है, या कहता है कि वैद्युत ऊर्जा को यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है यानी चेंज करता है, या यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। यानी इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर है कि विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा इसको उत्पन्न करता है, बदलता नहीं उत्पन्न करता है। डायनेमो किस लिए हम लोग यूज करते हैं तो आपको बताते चले कि डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी डीसी में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी डीसी एसी से डीसी में चेंज करने का काम करता है। तो बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लोग लगाते चलेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला अगर 3 नंबर देखेंगे जिसमें कहता है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि आकाश आप देखेंगे नीचे से अगर आकाश हम लोग देखेंगे तो आकाश वैसे अगर ओरिजिनल की बात करें तो आकाश जो है काला है, लेकिन जब हम पृथ्वी पर से आकाश को देखते हैं तो ये नीला दिखाई देता है। ये किसके कारण से ये नीला दिखाई देता है? सूर्य के प्रकाश के नीला तथा रंगों के अधिक होने के कारण, यानी बाकी के और रंग है और मतलब कई और सारे रंगों के तुलना में जो नीला रंग है वो अधिक होता है इसके कारण से, या लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णित होते हैं, या कहता है कि नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही करता है, नीला रंग को हम बहुत ज्यादा देख पाते हैं, अधिक देख पाता है हमारा आंख, या कहता है कि वायुमंडल दीर्घ तरंग धैर्य के अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। तो इसमें आपका राइट आंसर देना है कि आकाश नीला हमें दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है, क्यों हमें नीला लगता है? क्योंकि इसका जो जवाब हो जाएगा ये आपका क्या होगा, ये बी नंबर ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे कि लघु तरंग धैर्य जो है लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा में वायुमंडल द्वारा क्या होता है, वायुमंडल के द्वारा ये अधिक परिकीर्णित होता है। बिल्कुल याद रखेंगे कि लघु तरंग जो है ये दीर्घ तरंग की अपेक्षा क्या होता है, वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णित होता है, इसलिए हमें क्या दिखाई देता है, आकाश जो नीला दिखाई देता है। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन आया। ये 4 नंबर क्वेश्चन कहते हैं 1 माइक्रोन बराबर, आप 1 माइक्रोन बराबर पूछता है कि 1 माइक्रोन बराबर क्या होता था। बिल्कुल आप याद रखेंगे कि 1 माइक्रोन की अगर बात करें तो 1 माइक्रोन बराबर 6 के पावर माइनस, सॉरी ये आपका बिल्कुल याद रखेंगे ये 10 के पावर माइनस 6 क्या होता है, ये मीटर होता है। ये आपको याद रखना है। और अगर 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर बराबर आपको क्या चाहिए, मिलीमीटर में सारा का सारा आंसर है। तो अगर 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में
ये 10 के पावर 3 क्या होता है, 10 के पावर 3 आपका, ये आपका क्या होता है, मिलीमीटर होता है, यानी कि एमएम होता है। 1 मीटर में 10 के पावर 30 एमएम होता है। अब हमको इसको जो मीटर को एमएम में चेंज करना है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 10 के पावर -6 और एमएम के जगह पे आपको एम के जगह पे आपको एमएम देना पड़ेगा। तो इसके में क्या करेंगे, 10 के पावर 3 आपको एमएम देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम एम को एमएम में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आधार अगर सेम हो, बीच में गुना हो, तो पावर जुटती है। तो 10 के पावर 3 क्या हो जाएंगे, एमएम आपका हो जाएगा। 10 के पावर -3 आपका एमएम हो जाता है। 10 के पावर 3 माइनस में आपका है, 10 के पावर -3 जो है, ये आप समझ सकते हैं कि 1 बटा कितना लिखा हुआ है, ये 1000 एमएम लिखा हुआ है। अब बताइए ये ऑप्शन आपको किस में आपको दिखाई दिए। चलिए, बहुत अच्छे, दिखाई दे दिया। चलिए, ये सी नंबर ऑप्शन है जो ये आपका करेक्ट यानी कि सही हो जाएंगे। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 1/1000 मिलीमीटर होता है, 1/1000 मिलीमीटर। आगे अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि अति चालक का लक्षण बताइए। अति चालक मतलब बहुत ज्यादा जो चालन करता है उसका लक्षण क्या होता है। ये उच्च पारगम्यता होता है, या शून्य पारगम्यता होता है, या शून्य पारगम्यता, दोनों आपका सेम है ना, अनंत पारगम्यता होता है। इसमें से कौन पारगम्य है, जो इसमें राइट आंसर है। अति चालक का लक्षण। अब अति चालक के लक्षण की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका ए नंबर हो जाएगा, उच्च पारगम्यता। अति चालक मतलब बहुत ज्यादा जब चालन होगा तब बहुत ज्यादा, उच्च पारगम्यता मतलब बहुत ज्यादा पार करेगा, तेजी से पार करेगा, उच्च पार करेगा, तब तो ज्यादा अति चालक होगा ना। तो आपका यही आपका आंसर होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। अगला नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जिसमें कहता है कि वर्षा की बूंदे जब ऊपर से बारिश होता है, बारिश वाली जो बूंद होते हैं नीचे आता है तो बिल्कुल गोलाकार आता है। ऐसा नहीं कि बारिश का बूंदा बिल्कुल टपकता है एकदम लंबा या शंकु का आकार के टपकता है, नहीं। आपका जब ऊपर से बारिश जब आता है तो बिल्कुल गोलाकार एकदम गोल बन करके आता है। अब बताइए वो किसके कारण के गोल बन करके आता है, इसका गोलाकार आकृति किसके कारण होता है। द्रव का घनत्व के कारण होता है, कि द्रव जो बारिश का बूंदा जो पानी होता है वो द्रव होता है। अब द्रव के घनत्व क्या कारण होता है, या पृष्ठ तनाव के कारण होता है, या वायुमंडलीय दाब के कारण होता है, या गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्व के कारण होता है। क्योंकि नीचे जमीन में गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो गोलाकार होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, या द्रव का घनत्व होता है, या वायुमंडलीय दाब के कारण। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग याद रखें, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण हो जाएगा, पृष्ठ तनाव, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण वायुमंडल में से, यानी कि ऊपर से जब बारिश वाली बूंद निकलती है तो आता तो है लंबे की तरह, लेकिन यहाँ पर पृष्ठ के तनाव के कारण ये क्या होता है, गोल हो जाता है, गोल आपका जमीन पर गिरता है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएंगे। अगला नंबर अगर क्वेश्चन देखिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए कितना बढ़िया 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा जब खोल कर देखिएगा। रेफ्रिजरेटर हम लोग फ्रिज को बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में हम लोग फ्रिज कहते हैं, फ्रिज। तो फ्रिज जो है रेफ्रिजरेटर, यानी कि कहता है रेफ्रिजरेटर, जिसको फ्रिज हम लोग कहते हैं। कहता है कि रेफ्रिजरेटर घर में आपके फ्रिज रखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, तो उसका दरवाजा अगर आप खोल दीजिएगा तो आप बताइए कि घर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, नगण्य रह जाएगा, या इसमें से कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपका कहता है। सबसे पहली बात सुनिए, अगर क्वेश्चन बढ़िया समझ गया तो आपको क्लियर होगा। कहता है कि जब घर में कमरे में, यानी कि एक रूम में रेफ्रिजरेटर यानी कि एक फ्रिज रख दीजिए, और फ्रिज को चालू करके बिल्कुल उसका दरवाजा खोल दीजिए, तो जितना ठंडा फ्रिज के अंदर होता है उतना ही ठंडा पूरा हमारा रूम हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कहता है कि आप कमरे को कुछ डिग्री तक ठंडा कर लीजिएगा, ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। या दूसरा ऑप्शन कहता है कि आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान का ठंडा कर सकते हैं, यानी फ्रिज के अंदर हाथ डालते हैं तो ज्यादा ठंडा लगता है, तो फ्रिज में इतना ठंडा कर लीजिएगा रूमों को। यानी पहला नंबर जो, यानी कि कुछ हद तक इसको ठंडा कर लेंगे, यानी रूम जो ठंडा हो जाएगा। दूसरी बात क्या कहता है कि जितना रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में ठंडा लगता है उतना ही ठंडा आपका रूम भी हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हो। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि आपका जो, यानी आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर दीजिएगा।
फ्रिज जब खुला रहेगा तो कमरे यानी कि रूम है जो ज्यादा गर्म हो जाएगा, यानी गर्म होने लगेगा। या कहता है कि इसमें ना तो गर्म होगा और ना ही ठंडा होगा रूम। तो इसमें से ऑप्शन आपका सही वाला ऑप्शन कौन सा है कि जब हम अपने घर में जो फ्रिज को अगर खोल दे, दरवाजा उसका खुला छोड़ दे, तो रूम में क्या परिवर्तन होगा, यानी ज्यादा ठंडा होगा या ज्यादा ठंडा हो जाएगा, या कहता है कि थोड़ा गर्म होगा या ना ही गर्म होगा ना ही ठंडा होगा, कैसा इसमें होगा। तो आपको बता दे कि इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, एक गर्म हो जाएगा। आपको बता दे कि ये गर्म इसलिए हो जाएगा कि इसमें से कई सारे गैसें निकलती है। जैसे आपको कह दे कि इसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, FCC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें से निकलता है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, गर्म होता है। भले रूम के अंदर रहे तो अति हीट मतलब फ्रिज के अंदर रहता है तो हमें गर्म करता है ना, ठंडा करता है, लेकिन एक कमरे को क्या करेगा, गर्म कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कमरे को गर्म करता है। क्या करता है, कमरे को गर्म करता है। तो ये बिल्कुल आप लोग सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये गर्म करने वाली आपका गैस है ना। आगे अगर हम लोग देखें तो 8 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। कहता कि रेडियम जो है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, चूना पत्थर से, क्या ब्लीच, कहता कि पिंच ब्लेड से, या कहता कि रूटाइल से, या हेमाटाइट से। इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है या कौन सा ऐसा आपका चीज है जिससे रेडियम प्राप्त होता है, रेडियम प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन, यानी कि पिंच ब्लेड से। क्या हो जाएंगे, पिंच ब्लेड। अब पिंच ब्लेड क्यों होगा, क्योंकि पिंच ब्लेड जो है ना वो रेडियम का अयस्क है। पिंच ब्लेड जो है रेडियम का क्या है, अयस्क है, और इसी से प्राप्त होता है पिंच ब्लेड। तो यानी कि रेडियम प्राप्त किससे होता है, पिंच ब्लेड से, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएंगे। यानी पिंच ब्लेड रेडियम का क्या है, अयस्क है ना, और इसी से पिंच ब्लेड से ही प्राप्त होता है रेडियम। आगे अगर हम लोग बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि परमाणु बम का सिद्धांत पर आधारित बताइए क्या है। परमाणु बम जो कि है वो आधारित है किस चीज के सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, या उपरोक्त मतलब वो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों पर उपस्थित है, या उपरोक्त किसी पर भी नहीं, यानी ये तीनों में से कोई इसका सही नहीं होगा। तो परमाणु बम का सिद्धांत जो है ये किस चीज पे आधारित होता है, इसका जवाब देना है। तो आप लोग बिल्कुल नॉर्मल बात अगर ये समझे तो बिल्कुल याद रखेंगे कि नाभिकीय ये आपका परमाणु बम का सिद्धांत जो है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन पर ये आपका आधारित होता है, क्या, परमाणु बम। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर याद रखेंगे कि बी नंबर ऑप्शन नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 10 देखें, कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में आपको बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक AMU में क्या होता है, यानी कि कहता है कि 1.00728 या 0.0 यानी 000 और 55 होता है, या कहता है कि 1.00 और 867, या फिर कहता है कि 1 दशमलव यानी कि 1.00 आपका 5 है। तो इसमें से राइट आंसर आपका कौन सा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो वैसे हम लोग जाने तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वैसे अगर हम लोग देखते हैं तो कई सारा होता है ना, ये आपका ज्यादा हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो देखना है वो इसमें से कौन होंगे। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो इसमें से क्या होगा राइट आंसर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में अगर बात करें तो आपका इतना ही होता है जो एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो इसको आप लोग बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे, यानी बी नंबर क्या होगा, ये आपका करेक्ट यानी सही आंसर होगा AMU में, है ना। कौन से में, AMU में। ऐसा नहीं कि केजी की बात करें तो केजी में आपका अलग हो जाता है ना, तो केजी की बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम AMU में बोल रहे हैं, और AMU में आपका 0.000 और 55 आपका होता है। आगे अगर बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है।
आप वैसे पूरे के पूरे हम लोग 25-26 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें 11 नंबर क्वेश्चन है, वो कहता है कि नींबू खट्टा किसके कारण से होता है, यानी नींबू किसके कारण से खट्टा पाया जाता है, यानी खट्टा होता है, कौन सा अम्ल इसमें होते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है नींबू खट्टा, या एसिटिक अम्ल के कारण होता है, या टार्टिक अम्ल के कारण होता है, या साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू है जो खट्टा होता है। तो इसका आपको जवाब देना है कि नींबू खट्टा किसके कारण होता है। तो आपको बताते चले कि जो नींबू है वो खट्टा होता है किसके कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण। किसके कारण होता है, साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू क्या होते हैं, खट्टा होते हैं। और ये भी बिल्कुल याद रखेंगे कि नींबू खट्टा होता है तो साइट्रिक अम्ल के कारण, और ये जो हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाने का भी काम करता है, कौन, नींबू, है ना। हाँ बिल्कुल याद रखिएगा। और इसका भी अगर बात करें तो इसका अम्लीयता जो होता है पीएच मान, तो इसके पीएच मान की अगर बात करें तो 2.2 से लेकर के 2.4 तक इसका पीएच मान होता है, किसको, नींबू का। चलिए आगे अगर बढ़े हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अब एक वायु, वायु माने हवा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, हवा, जिसको हम लोग पवन के नाम से भी जानते हैं, पवन के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप बताएंगे कि हवा एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, या विद्युत अपघट्य है, यानी विद्युत अपघटन है। अब बताइए कि वायु आखिर है क्या, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, या वैद्युत अपघटन है। इसमें से आपको बताना है कि आखिर वायु है क्या। तो आपको बताते चले कि वायु जो है कई सारे हवाओं का, कई सारे गैसों का ये मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। वायु जो है कई सारे गैसों का क्या है, मिश्रण, यानी कई सारे, यानी ऑक्सीजन हो गया। तो अब अगर बात करें ऑक्सीजन की, देखिए कई सारे गैसों का मिश्रण है। जैसे आपका ऑक्सीजन की बात करें, या डायरेक्टली नॉर्मल भाषा में लिखे तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इसमें लगभग 21% आपको मिल जाता है। अगर हम लोग नाइट्रोजन गैस की बात करें तो नाइट्रोजन गैस 78% आपको मिल जाता है। और आपको पता है ज्यादातर हम लोग 2 ही 3 गैस के बारे में ज्यादातर अथिये करते हैं। तो ये ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो आपका ये दोनों मेन है जो सबसे मुख्य रूप से आता है, जो सबसे ज्यादा आपका नाइट्रोजन है 78%, दूसरा नंबर पे आता है ऑक्सीजन जो 21%, और एक आता है CO2 के बारे में। तो CO2 के बारे में अगर जाने हम लोग तो CO2 गैस जो है 0.03% आपका हमारे वायुमंडल में CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। तो ये कई सारे गैसों का क्या है, हवा है जो मिश्रण है। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, सही होता है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन समझेंगे कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन अयस्क है, जो कौन सा यहाँ पर असत्य है, यानी कि कौन सा चीज है जो असत्य है ना। तो विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण के बारे में कहता है, तो विरंजक चूर्ण के लिए ये कौन सा चीज है, बिल्कुल असत्य है। ये जल में अधिक विलय होता है, यानी जल में अधिक घुल जाता है, एक गलत है। या हल्के पीले रंग का ये चूर्ण है, ये भी गलत है। या ऑक्सीकारक है, ये गलत है। या तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो क्या है, गलत है, विरंजक चूर्ण के बारे में। तो विरंजक चूर्ण की अगर बात करें हम लोग तो विरंजक चूर्ण का जो राइट आंसर होगा ये आपका ए नंबर होगा। विरंजक चूर्ण जल में अविलय है, यानी कि विलयन नहीं है, विलय यानी कि घुलता ये नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएंगे। क्या कि विरंजक चूर्ण जो है ये जल में अधिक विलय नहीं होता है असत्य है, नहीं होता है, यानी कि अविलय होगा। बाकी हल्के पीले रंग का होता है, तो हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, और तनु अम्ल के साथ में बिल्कुल क्या होता है, ये प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करते हैं। क्लियर। आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग तो क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पारद धातु मिश्र है। अब पारद धातु किस चीज का मिश्र है ये आपको बताना है। अति रंगीन मिश्र धातु होती है, या कार्बन युक्त मिश्र धातु होते हैं, या पारद युक्त मिश्र धातु होती है, या अपघर्षण है ना, अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। पारद धातु आखिर किस चीज का मिश्र धातु है ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले नाम से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। नाम से देखिए, सुनिए, पारद धातु है ना, पारद धातु जो है ये मिश्र धातु है। तो पारद धातु बात बोलिए, अति रंगीन मिश्र धातु होगा, या कार्बन युक्त मतलब कार्बन से मिला हुआ मिश्र धातु होगा, या पारद युक्त। नाम बिल्कुल देखिए किससे मैच कर रहा है, आपका सी नंबर ऑप्शन। तो सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होंगे, सही हो जाएंगे, यानी पारद युक्त मिश्र धातु आपके होंगे। कौन, पारद मिश्र है ना, मिश्रण। आगे अगर बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15।
कहता है कि कोयले का सामान्य प्रकार। आपको पता होना चाहिए कोयले कई प्रकार के, लगभग 4 से 5 प्रकार के पाए जाते हैं। यानी हमारे पूरे धरती की बात करें तो इसमें कई प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। जो सबसे मेन और सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो कोयला होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रासाइट। क्या बोलते हैं? एंथ्रासाइट, जो आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी एंथ्रासाइट। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहेंगे कि एंथ्रासाइट सामान्य प्रकार के, समान प्रकार का बोल रहा है, ना कि सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा, सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला की बात कर रहा है। तो ये आपका ये रही सबसे 1 पॉइंट, जो है सबसे नंबर 1 क्वालिटी का जो कोयला होता है, ये एंथ्रासाइट होता है। क्या होता है? एंथ्रासाइट। बिल्कुल याद रखेंगे, एंथ्रासाइट है ना। एंथ्रासाइट नाम का कोयला जो है सबसे नंबर 1 क्वालिटी का होता है, क्योंकि इसमें 90% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है। 90% से अधिक जो होती है कार्बन की मात्रा होती है। और आपको ये भी बता दे कि हीरा जो सबसे ज्यादा मिलता है एंथ्रासाइट नाम के कोयला में ही मिलता है। एंथ्रासाइट नाम का कोयला इतना महत्वपूर्ण और इतना सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला है कि इसमें कार्बन की मात्रा 90% से ज्यादा होता है। और आपको पता होना चाहिए कि हीरा ऐसा तत्व है, ऐसा अधातु है जिसमें कार्बन ही कार्बन उसमें होता है, और जिसके वजह से जो हीरा जो मिलता है एंथ्रासाइट नाम के कोयला में ही ज्यादातर मिलता है। और इसकी जो अति की बात करें तो बिल्कुल सीमित है। इसकी जो भंडारण कहें तो ये बिल्कुल सीमित है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बल्कि नॉर्मल कम मात्रा में है एंथ्रासाइट। अगर दूसरी बात करें हम लोग तो सामान्य प्रकार के, तो सामान्य प्रकार का कोयला आपका बिटुमिनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बिटुमिनस। बिटुमिनस जो कोयला है सामान्य प्रकार का होता है। और इसकी अगर बात करते हैं दूसरा नंबर पे आता है। कितना नंबर पे? सबसे नंबर 1 पे एंथ्रासाइट कोयला आता है, और दूसरा नंबर पे आता है बिटुमिनस। क्या आता है? बिटुमिनस। बिल्कुल याद रखेंगे, बिटुमिनस है ना। बिटुमिनस नाम का जो कोयला है ये दूसरे नंबर पे आता है। और इसकी बात करें तो 70% से लेकर के 90%, 70% से लेकर के 90% इसमें कार्बन की मात्रा होती है बिटुमिनस में। और इसके बाद बाकी ये सारे जो है आपका कोक हो गया, या आप अर्ध बिटुमिनस हो गया, कोक हो गया, ये सब जो है बाकी बाद में आएगा। सबसे दूसरा नंबर पे आपका, पहला नंबर पे एंथ्रासाइट और दूसरा नंबर पे जिसे हम लोग सामान्य कोयला, सामान्य प्रकार के कोयला भी हम लोग बिटुमिनस को कहते हैं। ये सभी जगह मौजूद होते हैं और सभी जगह यूज किए जाते हैं। ये ज्यादातर कोयला आपको यही मिलेगा, है ना। उसके बाद इससे भी कम मिलते हैं जो ज्यादा धुआं निकलता है और ज्यादा बेकार चीज होता है, वो आपका ओरिजिनल कोयला नहीं होता है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो ये देख लिए ना। चलिए हाँ बिल्कुल, ये देख लिए, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। बिटुमिनस जो है ये ए नंबर का कोयला जो है, ए नंबर ऑप्शन है इसका राइट हो जाएंगे। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता प्राकृतिक मोती है। अब बताइए प्राकृतिक मोती, मोती के नाम आप लोग सुने होंगे कि मोती हमें समुद्रों में मिलती है। अब समुद्र में मोती जो मिलती है तो प्राकृतिक मोती आपको कहाँ मिलती है? तो प्राकृतिक मोती की बात करें तो इसमें से कौन सी चीज है, कौन सा मोती है जो प्राकृतिक मोती होता है? तो आपको बता दें कि प्राकृतिक मोती जो ओरिजिनल, जो प्राकृतिक भगवानिक मोती होता है, जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है, और वो जो होते हैं वो कहाँ मिलता है? ये आपको समुद्र में सीप के अंदर मिलते हैं, जिसको हम लोग सीतुहा कह सकते हैं या सीप कह सकते हैं। तो आपको सीप के अंदर मिलते हैं, जो एक प्रकार के अति कवर की तरह इस तरह से हो, और उसके अंदर जो मौजूद होते हैं मतलब मोती बनते हैं, और तब जाकर के आपको मिलता है। तो ये जो प्राकृतिक मोती होते हैं, क्या होता है? प्राकृतिक मोती। अब इसमें जो मोती मिलता है तो इसका नाम आखिर क्या होता है? एक मोलस्क होता है, या एनीलिड होते हैं, या एक आर्थ्रोपोड होता है, या एकाई नोडमेंट होते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा? तो इसको आपको बताते चले कि ए नंबर जो ऑप्शन है एक मोलस्क, ये आपका सही आंसर होगा। यानी कि ए मोलस्क नाम का एक सीप होता है जिसके अंदर क्या बनता है? मोती बनता है, और वही मोती जो होता है सबसे ओरिजिनल यानी प्राकृतिक प्रकार की मोती पाई जाती है, यानी प्राकृतिक मोती होती है। यानी ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल हम लोग लॉक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब अगला नंबर यानी कि 17 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि नृशंस प्राणी कौन सा है? इसमें से बताएंगे कि नृशंस प्राणी कौन सा है। नृशंस प्राणी आप कह सकते हैं कि इसमें से कौन है? तो डायरेक्टली आप नॉर्मल याद रखेंगे कि इसमें से नृशंस प्राणी जो है एक हवेल आता है। ये
हवेल जो है हवेल मछली है। कौन सा मछली है? हवेल। जो दुनिया का आप कह सकते हैं दुनिया का यह जलीय जीव में तो है, लेकिन दुनिया का सबसे विशाल काय आपका जीव में आता है, दुनिया का सबसे विशाल जीव में आता है, प्राणी में आता है जो हवेल मछली होता है। कौन मछली है? हवेल मछली दुनिया का सबसे विशाल आपका मछली है, जीव है जो आपका हवेल मछली है। और साथ में आपको ये भी बता दे कि ये स्तनधारी प्राणी है। क्या है? स्तनधारी जीव है जो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद ये दूध भी पिलाती है। तो ये आपका हवेल मछली हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे कि नृशंस प्राणी इसमें कौन हो जाएंगे? हवेल मछली हो जाएंगे। तो अगला नंबर अगर बात करें तो ये देखिए कितना नंबर क्वेश्चन आपका, कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया कि जल से अगर बाहर अगर किसी मछली को निकाल देते हैं तो वो मर जाती है। ऐसा क्यों होता है? किसी अगर जल से, यानी जलीय जीव प्राणी होते हैं, मछली क्या होता है? जलीय जीव है। तो उसको जल से यानी पानी से बाहर निकाल देते हैं तो क्या होता है? मर जाते हैं। आपको बताते चले कि ये किसके कारण होता है? तो उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है इसके वजह से, या उनका शरीर का तापमान बढ़ जाता है, या वे सांस नहीं ले पाते, या वे जल में नहीं चल पाते इसकी वजह से। तो इसका जो राइट आंसर आपको होगा जो तो आप देखेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि जो मछली होते हैं वो गिल्स के द्वारा शोषण करता है। शोषण किसके द्वारा करता है? गिल्स के द्वारा। और उसको जब पानी में रहता है तो गिल्स के द्वारा शोषण करता है। और आपको बता दें कि हम लोग के तरफ जैसे नासिका छिद्र होते हैं, नासा छिद्र होते हैं, तो उसका नासा छिद्र द्वारा सांस और अलग एक अथी नहीं होते हैं, उसका अलग तंत्र नहीं होता ना श्वास लेने के लिए। वो अपने मुंह के द्वारा, जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, वैसे ही वो पानी पीते रहता है। और पानी की पीने के बाद वो सारा पानी मुंह के अंदर, ये जो आपका गलफड़ा होता है, गलफड़ा से बाहर निकल जाता है। और गलफड़ा में कुछ अथी होते हैं जिसकी वजह से वो सारे पानी को मतलब पानी को बाहर निकल लेता है, और उसमें से जितना ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन को सोख लेता है। और हमेशा जब देखिएगा मछली को हमेशा पानी पीते रहता है, और पानी पी करके क्या करता है? वो ऑक्सीजन को लेता है, यानी श्वसन का क्रिया वहीं पर आपका पूर्ण हो जाता है। और उस तरह से वहां पर हीमोग्लोबिन आपका आता है, मतलब मछली का आता है हीमोग्लोबिन, और आ करके वहां पर मिलता है, ऑक्सीजन से शुद्धिकरण भी होता है, और बाकी पूरे शरीर में वो फैल जाता है। तो आपको बताते चले कि हमारे तरह उसके क्या नहीं होते, उसका श्वसन लेने के जो अलग अथी होता है वो नहीं होता है, वो गिल्स के द्वारा सांस लेता है। जैसे हम लोग पानी से बाहर निकालते हैं तो सांस लेना, उसका दम घुटने लगता है, सांस ले ही नहीं पाता, क्योंकि वायुमंडल से चीज तो सांस ले नहीं पाता, क्योंकि उसके लिए वो अलग चीज बना हुआ नहीं है, वो तो पानी से ही सांस ले सकता है। तो पानी से ऊपर जाने के बाद उसको सांस लेने में नहीं बनता, जिसकी वजह से वो क्या होता है? मर जाता है। और इसका राइट आंसर आपका होगा जो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो सी नंबर को बिल्कुल हम लोग लॉक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब अगला नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे तो ये देखेंगे कि 19 नंबर क्वेश्चन की मधुमक्खी कॉलोनी। मधुमक्खी मतलब कोई भी छत्ता के हो, है ना, जिसे मान लीजिए एक छत्ता, दो छत्ता, या अगर 10 छत्ता अगर लगा हुआ हो, एक लाइन से लगा हुआ हो, तो अलग अलग अपने अपने जाति के या अपने अपने कॉलोनी की अपने अपने छत्ते की मधुमक्खी अपने जाति के मधुमक्खी को कैसे पहचानते हैं, किस प्रकार पहचानते हैं, यानी अपने सदस्य को वो एक दूसरे को किस प्रकार से पहचान लेते हैं कि मेरे सदस्य की, यानी कि मेरे छत्ते में के ये मधुमक्खी है। कैसे पहचानते हैं? गंध से पहचानते हैं, दृष्टि यानी कि देख करके पहचान लेते हैं, या नृत्य से यानी उसके नाच से पहचानते हैं, या स्पर्श यानी कि उसको छू करके पहचानते हैं। बताइए अपने सदस्य के या अपने घर के यानी अपने छत्ते के मधुमक्खियों को एक दूसरे को कैसे पहचान लेते हैं? ये मधुमक्खी की बात आप लोग बताएंगे। जैसे हम लोग किसी अपने परिवार को देख करके पहचानते हैं, तो किसी कोई सूंघ करके पहचानता है, कोई देख करके पहचानता है, कोई सूंघ करके, कोई छू करके पहचानता है, तो या कोई नाच करके। तो इसमें से बताएंगे कि इसमें कौन सा मधुमक्खी है जो अपने कॉलोनी के मधुमक्खियों को एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, इसका जवाब आपको देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका सी नंबर है जो राइट आंसर होगा, यानी कि नृत्य यानी कि नाच देख करके पहचानते हैं उसका, कि उसको नाचने का जो ढंग होता है वो, यानी एक ही जगह पर मान लीजिए 50 गो 100 गो छत्ता लगाया हुआ है, और वहां पर सभी में के कोई भी मधुमक्खी है तो सब अपने अपने छत्ते वाली मधुमक्खी को बिल्कुल पहचानते हैं। किसकी वजह से? नाच की वजह से, यानी नृत्य की वजह से। तो इसका जो सी आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट यानी कि सही जवाब होगा। आगे अगर हम लोग बढ़े तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। ये 20 नंबर क्वेश्चन के बाद लगभग 4-5 क्वेश्चन और रह जाएंगे, तो इसको भी देखते चलेंगे। अब 20 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए क्या कहता है। कहता है मनुष्य के जीवन काल कितने दांतों के बार बार आते हैं। कहता है कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितना दांत है वो 2 बार आता है। अब मनुष्य के मान लीजिए कि हमारा अगर 60 साल 100 साल जितना साल हम जिए, हमारे पूरे जिंदगी में
2 बार दांत आता है। वो कितना दांत होता है जो 2 बार आता है? आपको बताते चले कि मनुष्य के दांत होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, जिसको रत्नक, कृंतक, चवर्णक और अग्र चवर्णक के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर आप बात नहीं समझे तो ये बिल्कुल याद रखेंगे कि मनुष्य के अंदर कौन सा ऐसा अंग है जो ये मरने के बाद आता है और मरने मतलब जन्म लेने के बाद आता है और मरने के पहले चला जाता है? तो ये दांते होता है। जो हम लोग जन्म लेते हैं उसके बाद 6 महीना साल भर के बाद आता है और मरने से कुछ समय पहले वो चला जाता है। 2 बार आता है और 2 बार में एक होता है कौन? एक होता है जिसको हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं या दूध के दांत हम लोग जानते हैं, है ना? टेम्पररी दांत भी कह सकते हैं या दूध के दांत कहते हैं। और एक परमानेंट दांत होता है जिसको हम लोग अस्थाई दांत के नाम जानते हैं। तो आपको बताते चले कि कोई भी बच्चा हो उस